नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश के वोरा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका रविवार की सुबह सिद्धांत सहगल जी के साथ। सिद्धांत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। अ दर्शक तो आपका बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं और आज दुनिया के अंदर हलचल तो काफ़ी है। ट्रम्प साहब के शपथ लेने का वक़्त भी नज़दीक आ गया है। मुश्किल से ले-दे के 7-8 दिन बचे हैं अब और चाहे वो अर्थव्यवस्था की हलचल हो, चाहे इलॉन मस्क के द्वारा दूसरे देशों में इंटरफेयर करने की हलचल हो या भारत में भी शरद पवार के पाला तोड़ने की हलचल हो, इंडिया गठबंधन के अंदर बहुत सारे दरारें आ रही हैं, वो चल रहा है। मोदी जी का भी एक भविष्य है, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। लेकिन मैंने इतनी उथल-पुथल अपने जीवन में कम ही देखी है सामाजिक और राजनैतिक जीवन में जितनी अब हो रही है। बल्कि आर्थिक जगत में भी बहुत बड़ी हलचल है। और हलचल क्या कहूँ, उथल-पुथल कहूँ, समझ में नहीं आता कि हम कौन-सी दलदल में धँसते चले जा रहे हैं। तो स आपका स्वागत करते हुए और दर्शक मित्रों आपका भी स्वागत करते हुए सबसे पहला मैं अपना बिना समय वेस्ट किए मैं फटाफट आता हूँ कि शरद पवार क्या एक और आखिरी चाल खेलने जा रहे हैं और जाते-जाते अपने 8 मेंबर जो उनके संसद सदस्य हैं सुप्रिया सुले के साथ क्या वो मोदी जी के साथ मिलने जा रहे हैं तो फिर तो उनके एमपीज़ की संख्या 300 क्रॉस कर जाएगी, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल पोज़ीशन हो जाएगी, जो हर स्थिति से वो निपट पाएँगे। आपको क्या लगता है कि ये शरद पवार, अजीत पवार और मोदी जी की जो युति है, ये क्या चल क्या रहा है अल्टीमेटली? इंडिया गठबंधन तो फिर से थोड़ा बिखरता हुआ सा नज़र आ रहा है और सब कांग्रेस के ऊपर टूट के पड़ रहे हैं। केजरीवाल भी टूट के पड़ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला भी नहीं बख्श रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी उनको नहीं बख्श रहे हैं और फडणवीस साहब तो उद्धव ठाकरे के साथ बैठे नज़र आ रहे हैं गलबैयाँ डाल के कि भई राजनीति में कोई शत्रु नहीं होता है। पर ये शरद पवार की क्या आखिरी चाणक्य नीति है? ज़रा कुछ बताइए दर्शकों को सितारे क्या कहते हैं सिद्धांत जी? जी सर, नमस्कार वोरा सर और नमस्कार मेरा सभी दर्शकों को। ज्योतिषी कुंडली के अनुसार मैं बताने जा रहा हूँ स्थिति। शरद पवार जी की जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मेष राशि की कुंडली है। सबसे पहले तो दर्शक मित्र ये समझ लें कि मेष राशि के जातकों को शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है। अमित शाह जी की भी मेष राशि है, शनि की साढ़े साती शुरू उनको भी होने जा रही है 29 मार्च 2025 को। अमित शाह जी जब तकलीफ में आएंगे साढ़े साती की वजह से तो कोई कारण नहीं है कि शरद पवार जी साढ़े साती से बच जाए, उसका बैड इफेक्ट उन पे पड़ना है। अब मेन चीज होती है कुंडली में जातक की कुंडली की दशा अंतरदशा। शरद पवार जी की बुध की महादशा 2018 से चल रही है, अगस्त से, और शुक्र की अंतरदशा उनकी खत्म हो गई नवंबर 2024 को, तो इस वक्त वो सूर्य की अंतरदशा में है जो सितंबर 2025 तक चलेगी। सूर्य दशमेश है उनका और सूर्य बुध के नक्षत्र में है। सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में और सूर्य और बुध लग्न में बैठे दिखाई देते हैं दोनों, लेकिन चलित में सूर्य और बुध दोनों द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। यानी दशमेश सूर्य का द्वादश भाव में होना, तो दसम भाव जो पावर सेंटर होता है कुंडली का, उसका व्यय हो गया, यानी उनकी क्षमता कम होने का इंडिकेशन है। बुध वृश्चिक लग्न में अष्टमेश होता है, एकादशेश होता है, तो अष्टमेश बुध का चलित में द्वादश में चले जाना 8-12 का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट कर देता है। भले ही बुध एकादशेश है लेकिन वो द्वादश में बैठा हुआ है, तो एकादश भाव का जो इच्छा पूर्ति या जो भी डिजायर फुलफिलमेंट वाली बात होती है उसका भी व्यय हो गया द्वादश भाव में जाकर। तो सूर्य का होल एंड सोल, यानी सूर्य की अंतरदशा जो है उनकी होल एंड सोल कॉम्बिनेशन उनका बना हुआ है द्वादश भाव से। तो द्वादश भाव से कॉम्बिनेशन जो होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और स्वास्थ्य इत्यादि का बैड इंडिकेशन देता है। एक तो अगले 1 साल तक शरद पवार जी की हेल्थ को लेकर मुझे बहुत संशय है, इससे ज्यादा मैं नहीं अपनी बात करना चाहता उनकी हेल्थ पे। और दूसरी बात यह है कि शरद पवार जी अपने राजनीति की बिल्कुल अंतिम पारी और अंतिम पड़ाव पे आके खड़े हो गए।
ज्योतिषी गणना मैंने जो बता दी, उसके साथ ही जो मैं देश काल पात्र की बात करता हूं, थोड़ा सा रिलेवेंस को अगर हम नहीं खींच के लाएंगे तो लोग समझेंगे नहीं उस चीज को। रिलेवेंस बड़ा जरूरी होता है किसी व्यक्ति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं। तो शरद पवार जी देखिए, अब उनकी राजनीति कुछ बची नहीं है, ना ही सामने विधानसभा चुनाव है, ना सामने लोकसभा चुनाव है। तो इस दौरान वो तो इररिलेवेंट हो जाएंगे अगर शक्ति के साथ जाकर खड़े नहीं होंगे, अपने आप को शक्तिशाली प्लेटफॉर्म पे अगर नहीं ले जाएंगे तो इस वजह से उनकी स्थिति इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए या अजित पवार के साथ भी अगर वो गठबंधन कर लेते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वो राज्यसभा सदस्य के लिए उनको एमएलएस की ज्यादा जरूरत है, तो वहां उनको सपोर्ट चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीजों की वजह से सीधी बात कहूं तो शरद पवार जी को इस वक्त इंडिया गठबंधन में रह के कोई प्राप्ति नहीं होने वाली, सिंपल सी बात है। और शरद पवार जी जैसे राजनीतिक रहे हैं, शुरुआत से मैं देख रहा हूं उनको, तो मैं 1990 के आसपास से फॉलो अप करता हूं, उनकी हर न्यूज को देखता हूं मैं। वो समयोपयोगी निर्णय लेते हैं, मतलब सेट योर सेल एज वाइंड ब्लो वाली स्थिति है उनकी। उनको अपने को रिलेवेंट बना के रखना है तो वो निश्चित ही ऐसी सवारी में चढ़ेंगे जिस सवारी में तेल पूरा भरपूर है और वो मंजिल तक उनको पहुंचा दे। तब आखिरी वक्त में वो कोई भी सत्ता विरोधी निर्णय लेकर अपने आप को सत्ता का विरोधी बनाकर, शत्रुता बनाकर अपने ऊपर कोई मुसीबत लेना नहीं चाहेंगे। इंडिया गठबंधन की बात आपने की तो मैं आपको कहना चाहता हूं, शायद पिछले बार भी कहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अपने चैनल पे बोला, हो सकता है। सर ऐसा है कि इंडिया गठबंधन है कहां? आप जरा ध्यान से अगर असेसमेंट करें, शरद पवार कांग्रेस को छोड़ के बाहर निकले हुए, कांग्रेस के साथ उनका एक मत विरोध था, इसी वजह से अलग हुए थे वो। शरद पवार भी अब कांग्रेस के स्वाभाविक मित्र नहीं है। अमूमन ये आकलन कर लिया जाता है क्योंकि वो कांग्रेस से निकले हैं तो कांग्रेस के वो स्वाभाविक मित्र हैं, नहीं है वो। उद्धव ठाकरे जी शिवसेना बीजेपी के साथ हमेशा से एक आइडियोलॉजिकल फ्रेंडशिप रही है। उद्धव ठाकरे जी भी कोई कांग्रेस के मतलब कोर सर्किल के नेता तो नहीं है। बाकी लालू यादव जी को ले, समाजवादी पार्टी को ले, XYZ जितने भी नेता, जितनी भी पार्टियां हैं नॉर्थ और साउथ की, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, सब तो कांग्रेस से निकले हुए अलग दल बनाए हुए लोग हैं। और कांग्रेस के वोट बैंक को कब्जा करके इन्होंने अपने अपने राज्यों में अपनी स्थिति सुधर की और अपने अपने राज्यों के छत्रप बन बैठे। अब ये कैसे ये गठबंधन ज्यादा दिन तक चलेगा जहां छत्रप जो है कांग्रेस को अपनी जमीन वापस देना चाहेंगे नहीं किसी कीमत पे, इसीलिए वो सीटों को लेके खचपच हो जाती है। और कांग्रेस ने जो अकेला चलने का निर्णय लिया है, ये भी मैं समझता हूं इस वक्त ऐसी स्थिति में उसके लिए कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी डायनामिक लीडर इस वक्त नहीं है। हाँ, प्रियंका गांधी को आप डायनामिक लीडर मान सकते हैं। राहुल की तुलना में प्रियंका ज्यादा डायनामिक है, पर्सनैलिटी वाइज और बात करने के तरीके के हिसाब से। तो डायनामिक लीडर एक ही है। अब वो एक पौध नहीं नजर आती कि जहां 10 नेता एक साथ खड़े हैं कांग्रेस के, जो आप 10 लोग ऐसे नहीं बता पाएंगे जो मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े हैं। सबका डावाडोल स्थिति है, बहुत ही अजीब स्थिति है। मतलब आप, कई लोग कहते हैं कि ज्योतिष पे मतलब बोलिए, इसको ग्रहों पे बोले, तो ऐसी स्थिति है कि जो दिख रहा है वो भी बोलना पड़ जा रहा है ना, क्या करेंगे। तो कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। इंडिया गठबंधन की कुंडली का भी विवेचन अगर मैं छोटा सा करूं तो केतु की महादशा में उनका गठबंधन बना है। अभी एक अंतरदशा आने वाली है अगले 5-7 महीनों बाद, या सितंबर 2025 के बाद इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत हो सकती है। चूंकि 1, 7, 8, 10 मामलों को मैं अपने दिमाग में रखते हुए जवाब दे रहा हूं। देखिए, मोदी जी की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। कोई कितना भी उनकी कुंडली का आकलन करके शत्रुहंता योग, तो ब्रह्मास्त्र योग, दुनिया के योग बताता रहे, लेकिन उनकी महादशा उनके फेवर में नहीं है। मैं 1000 बार बोल चुका हूं, हालांकि अभी तो बहुत लोग बोलने लगे हैं। तो मोदी जी की स्थिति डावाडोल है। आप समझिए 2025 खत्म होते होते ऐसी स्थिति हो सकती है कि मिड टर्म चुनाव घोषणा हो जाए। मैं उसी सवाल पर आ रहा था।